दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सेट ऑफ माइंड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भू आकृति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र और उसके विषय सामग्री के बारे में। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जो जियोमॉर्फोलॉजी और फिजियोग्राफी के अंतर के बारे में है तो आप वो जरूर देख लीजिए। भू आकृति विज्ञान जो है वो यानी जियोग्राफी का अभिन्न अंग है। मतलब जो भू आकृति विज्ञान है वो भूगोल का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसकी शुरुआत क्या है कि भूगर्भ शास्त्र से होती है। जो भू आकृति विज्ञान की शुरुआत है वो भूगर्भ शास्त्र से होती है, यानी जियोलॉजी से होती है। जियोलॉजी मतलब भूगर्भ शास्त्र। तो देखिए, अब एक अमेरिकन विद्वान थार्नबरी ने कहा जो अमेरिकन विद्वान थार्नबरी ने कहा कि स्थलों के अध्ययन के साथ साथ, यानी जो भू आकृति विज्ञान में स्थलों के अध्ययन के साथ साथ क्या करना चाहिए कि सागरों की स्थलों का भी, यानी जो सागरों की स्थलाकृतियां हैं, जो सागरों में स्थलाकृतियां बने होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये है महासागर है, यहाँ पर स्थल है, तो यहाँ पर देखिए पठार पर्वत वगैरह ये सब बने हुए हैं, ये सब स्थल की स्थलाकृतियां हैं। और ये जो बने होते हैं महासागरों का स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा, थार्नबरी ने कहा कि स्थलों के अध्ययन के साथ साथ, यानी स्थलों की स्थलाकृतियों के अध्ययन के साथ साथ यहाँ पर महासागरों की भी स्थलाकृतियों का अध्ययन करना चाहिए। और यही अध्ययन ही क्या होगा कि पृथ्वी का वास्तविक अध्ययन होगा। यानी यही अध्ययन क्या होगा, पृथ्वी का वास्तविक अध्ययन होगा। तो ये मानते थे, जो थार्नबरी हैं वो थार्नबरी मानते थे कि भू आकृति विज्ञान का जो उत्पत्ति है या जो प्रारंभ है वो भूगर्भ शास्त्र से हुआ है। यानी यह मानते थे कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है, यानी जो भू आकृति विज्ञान है, उसका निर्माण किससे हुआ है, यानी उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, भूगर्भ शास्त्र से हुई है। भूगर्भ शास्त्र से हुई है। तो इसीलिए इन्होंने कहा, थार्नबरी ने कहा कि जो भू आकृति विज्ञान है मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है, यानी मुख्य रूप से जियोलॉजी है। और एक जो विद्वान लोबेक के अनुसार भू आकृति विज्ञान भूगर्भ शास्त्र से उसी अंश तक है जितना कि भूपटल की संरचना से संबंधित है। तो इन्होंने ये कहा कि लोबेक ने कहा कि जितना भी मतलब भूपटल की संरचना से संबंधित है, जो भूपटल की संरचना से जितना भी भूगर्भ शास्त्र संबंधित है उतना ही केवल जो भू आकृति विज्ञान में आएगा। इन्होंने लोबेक ने कहा कि भू आकृति विज्ञान का जो जियोमॉर्फोलॉजी का संरचनात्मक एवं गत्यात्मक भू विज्ञान से गहरा संबंध है। और लोबेक ने कहा कि जो कि भू आकृति विज्ञान का, इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक जियोलॉजी से गहरा संबंध है, यानी संरचनात्मक और गत्यात्मक भू विज्ञान से गहरा संबंध है। यानी लोबेक ने कहा कि गहरा संबंध है संरचनात्मक और गत्यात्मक भू विज्ञान से। इन्होंने बताया कि भू आकृति विज्ञान में भूगर्भ शास्त्र का, यानी भू आकृति विज्ञान में भूगर्भ शास्त्र का, यानी जियोलॉजी का जो समावेश उसी सीमा तक है जितना कि भूप्रपट्टी के शैलों की
संगठन को समझा जा सके। यानी जियोलॉजी इसमें उतना ही है जितना कि भूप्रपट्टी के शैलों के जो संगठन है उसको समझा जा सके। यानी भूप्रपट्टी के शैलों के संगठन को समझा जा सके। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक शैल आया है। शैल का मतलब क्या होता है? देखिए शैल का मतलब होता है, शैल का मतलब स्थलों के निर्माण में जो रचना सामग्री होते हैं, रचना सामग्री को ही क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। रचना सामग्री को ही शैल कहते हैं। सामान्यतः भू आकृति विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो सामान्यतः यहाँ पर देखिए भू आकृति विज्ञान के यानी जियोमॉर्फोलॉजी के विषय वस्तु के अंतर्गत ये तो समझ गए कि अध्ययन क्षेत्र कहाँ कितना है। यानी भूगर्भ शास्त्र को केवल उसी अंश तक सम्मिलित किया जाता है, यानी लोबेक के अनुसार, कि जितना कि शैलों के संगठन को समझा जा सके। और थार्नबरी के अनुसार क्या है कि पूरा का पूरा जो भू आकृति विज्ञान है वो जियोलॉजी है, यानी भूगर्भ शास्त्र है। सामान्यतः विषय वस्तु के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी आयु और पृथ्वी की आयु और फिर आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी की क्या आंतरिक संरचना, समस्थिति और भू संचलन, महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति, चट्टानें और इसके प्रक्रम, इसके बाद प्रक्रम, इसके बाद स्थलाकृतियों के वर्गीकरण, जो स्थलाकृतियों का वर्गीकरण है, इन सब को सम्मिलित किया जाता है और भी सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्यतः यही है। तो इन सब को भू आकृति विज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, यानी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत इन सब चीजों को अध्ययन किया जाता है। और फिर इस प्रकार भू आकृति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है बड़ा ही व्यापक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए, अब भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में अब जान लेते हैं। तो भू आकृति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र उसे 3 भागों में, यानी मुख्यतः क्या किया जाता है कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला होगा संरचनात्मक, यानी जो संरचना होगा वो संरचना, पहला जो हो जाएगा संरचना हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर। और दूसरा जो होगा वो होगा प्रक्रम। और तीसरा जो होगा, यानी इसको कहेंगे प्रोसेस। और तीसरा जो होगा वो तीसरा होगा कि विभिन्न रूपों का वर्गीकरण, विभिन्न रूपों का वर्गीकरण, या इसी को कहेंगे या तथा क्रमिक विकास की अवस्थाएं।
अवस्थाएं, क्रमिक विकास की अवस्थाएं। इन तीनों में जो संरचनात्मक संरचना, प्रक्रम और जो विभिन्न रूपों का वर्गीकरण है, इन तीनों में क्या है कि गत्यात्मकता है। गत्यात्मकता, इन तीनों में क्या है कि गत्यात्मकता है। और इनकी जो प्रकृति और तीव्रता है, इनकी जो प्रकृति और तीव्रता है, प्रकृति और तीव्रता समय और स्थान के साथ, समय और स्थान के साथ बदलती है, बदलती है। तो यानी जो इनकी, इन तीनों में क्या है कि गत्यात्मकता है और प्रकृति और तीव्रता है, वो समय और स्थान के साथ बदलती है। अब देखिए, जो संरचना का निर्धारण मुख्य रूप से आंतरिक बलों द्वारा होता है। संरचना के निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आंतरिक बलों के द्वारा, आंतरिक बलों के द्वारा, यानी जिसे कहते हैं इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, यानी इंटरनल फोर्स के द्वारा संरचना का निर्धारण होता है। जिनमें आंतरिक बलों में क्या आ जाएगा? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, जिसको क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स, और फिर आ जाएगा भू संचलन, यानी आंतरिक बलों में क्या आ जाएगा? प्लेट विवर्तनिकी और फिर भू संचलन, इसको कहेंगे अर्थ मूवमेंट। और जो तीसरा होगा वो होगा भू, जो ज्वालामुखी क्रियाएं हो जाएंगी, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो आंतरिक बलों में क्या आ जाएगा? प्लेट विवर्तनिकी, भू संचलन और फिर ज्वालामुखी क्रियाएं। तो संरचना के अंतर्गत, जो संरचना के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है? भूपटल की संरचना, यानी जो भूपटल की संरचना है, भूपटल की संरचना, महाद्वीपों और महासागरों का विन्यास, महाद्वीपों और महासागरों का विन्यास, महाद्वीपों और महासागरों का विन्यास, और फिर शैलों की प्रकृति, और महासागर, और जो पर्वतों और वलनों के निर्माण संबंधी बातें अध्ययन की जाती है। यानी जो संरचना में कौन, यानी क्या क्या अध्ययन किया जाता है? तो भूपटल की संरचना, और फिर महाद्वीपों और महासागरों का विन्यास, शैलों की प्रकृति, और क्या पर्वतों और वलनों की जो निर्माण संबंधी बातें अध्ययन की जाती है। और इसमें जो प्रक्रम यहाँ पर है, प्रक्रम का संबंध, जो प्रक्रम का संबंध है, प्रक्रम का संबंध आंतरिक अथवा बाह्य बलों से होता है। तो आंतरिक अथवा बाह्य बलों से होता है, बाह्य बलों से होता है। इसमें जो बड़ा व्यापक बल है वो है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। इसी के कारण ही क्या है कि ऊपर से नीचे वस्तुओं का नियंत्रण होता है, यानी वस्तुओं के जो स्थानांतरण है धरातल पर, जो ऊपर से नीचे होता है, वो किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो गुरुत्वीय बल के द्वारा नियंत्रण होता है। और फिर
इसके अंतर्गत मृदा सर्पण से संबंधित अध्ययन किया जाता है प्रक्रम में, इसको सॉलिफ्लक्शन कहते हैं, यानी जिसको अपर्दन भी कहते हैं। मृदा सर्पण को अपर्दन भी कहते हैं। अपर्दन यानी मिट्टी के कटाव जो है वो। और फिर इसमें भूस्खलन, मृदा सर्पण और फिर भूस्खलन, भूस्खलन यानी जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं, इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। और फिर शैलौपात, शैलौपात, इसको इंग्लिश में कहेंगे रॉक स्लम्प। रॉक स्लम्प जल और हिमनद का प्रवाह, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। यानी आदि जो गुरुत्वीय बल जिसमें सहायक है, यानी जिसमें गुरुत्वीय बल सहायक होता है, उसी का अध्ययन किया जाता है प्रक्रम के अंतर्गत। तो इन सब में गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, तो इन सब का अध्ययन किस में आ जाएगा? प्रक्रम में आ जाएगा। यानी प्रक्रम में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? मृदा सर्पण, भूस्खलन और शैलौपात और फिर जल और हिमनद का प्रवाह। तो गुरुत्वीय बल के द्वारा क्या होता है कि ऊपर का मलबा नीचे की ओर स्थानांतरित होता है, जिसके कारण, यानी गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है कि नीचे का मलबा जो है, यानी ऊपर जो मलबा होता है उसका स्थानांतरण क्या होता है कि नीचे की ओर होता है। तो मलबा का स्थानांतरण है, मलबा का स्थानांतरण वो ऊपर से क्या होता है कि नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसके कारण उच्चावच निम्नीकरण होता है। उच्चावच निम्नीकरण होता है। उच्चावच निम्नीकरण होता है। उच्चावच निम्नीकरण क्या है कि जैसे देखिए, ऊपर से जो ऊपर पर्वत जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उस पर के मलबा जो है, जो जितना भी मतलब है मलबा, वो सब क्या है कि गुरुत्वीय बल के कारण धीरे धीरे नीचे टूट टूट कर आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उच्चावच निम्नीकरण होता है, मतलब जितने भी उच्चावच है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। देखिए इसके जो बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, गुरुत्वीय बल के कारण धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसका जो मलबा है टूट टूट कर। तो ये क्या है कि अब उच्चावच निम्नीकरण इसी को कहते हैं। ठीक, क्रमिक विकास में क्या आएगा? तो क्रमिक विकास है, क्रमिक विकास में क्या आएगा कि जो भू आकृति विज्ञान का जो वर्गीकरण है और उनके क्रमिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो कि भू आकृति विज्ञान की विषय वस्तु में जिसको शामिल करते हैं। जो स्थलाकृतियों के जो क्रमिक विकास है उसके विश्लेषण में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यानी जो भू आकृति विज्ञान के विकास में, यानी क्रमिक विकास में, तो संरचना और प्रक्रम है, संरचना और प्रक्रम दोनों भूमिका निभाते हैं। इसीलिए संरचना, प्रक्रम और जो विभिन्न रूपों का वर्गीकरण है तथा जो क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं, इन तीनों को जो भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र है उसमें सम्मिलित किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का संगठन 4 आधारों पर किया जाता है। 4 आधारों पर किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का संगठन 4 आधारों पर किया जा सकता है। जिसमें पहला होगा उच्चावचों
उच्चावचों यानी जिसको स्थल रूप कहते हैं, स्थल रूपों का आयाम, आयाम यानी डायमेंशन, मापक, डायमेंशन एवं मापक। और दूसरा होगा स्थल रूपों को निर्मित करने वाले भू आकृतिक प्रक्रम, यानी स्थल रूपों को निर्मित करने वाले, स्थल रूपों को निर्मित करने वाले भू आकृतिक प्रक्रम, यानी भौमिकीय संरचना, भौमिकीय संरचना यानी जिसको कहेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल, जिसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। और तीसरा जो होगा स्ट्रक्चर या भू पदार्थ, जिसको कहेंगे जियो मटेरियल, जियो मटेरियल। और जो चौथा होगा, या इसमें और भी हो जाएगा एक, भौमिकीय संरचना या भू पदार्थ जिस पर भू आकृतिक प्रक्रम विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। और चौथा हो जाएगा भू आकृतिक, जो भवाकृतिक अध्ययन के उपागम, जो चौथा होगा वो भू आकृतिक अध्ययन के उपागम, यानी जिसको अप्रोच कहते हैं, अप्रोच। तो इन चार आधारों पर भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का संगठन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक सुनिश्चित है। पृथ्वी की जो स्थलीय सतह का उल्लेख ही उसका प्रमुख विषय है और अधिक स्पष्टता के लिए यह कहा जा सकता है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय पृथ्वी के उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर हम कहें तो पृथ्वी, जो भू आकृति विज्ञान है वो पृथ्वी के उच्चावच का अध्ययन है, यानी क्रमबद्ध अध्ययन है। इस विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न उच्चावचों की उत्पत्ति, विकास एवं वर्तमान या फिर ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि भूआकृति विज्ञान भूगोल का एक अभिन्न अंग है, तथापि इसका आरंभ भूगर्भ शास्त्र से ही होता है, यानी जियोलॉजी से ही भू आकृति विज्ञान का जो आरंभ है होता है। इसी आधार पर भू आकृति विज्ञान को कभी कभी भूगर्भ शास्त्र का एक अंग माना जाता है। थार्नबरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भू आकृति विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है, और लोबेक ने कहा था कि भू आकृति विज्ञान या जो स्थल रूपों का अध्ययन का विज्ञान है वो भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। तो भू आकृति विज्ञान का जो संबंध है वो भूगर्भ शास्त्र से केवल उस अंश से है जो भूपटल की सतह की संरचना से संबंधित है। भू आकृति विज्ञान का जो संरचनात्मक एवं गत्यात्मक भूगर्भ शास्त्र है उससे गहरा संबंध है।
चट्टानों की संरचना तथा संगठन के आधार पर स्थलरूपों के निर्माण तथा विकास को समझने में पर्याप्त सुविधा होती है। इस कारण भूगर्भ शास्त्र के उस भाग यानी जिसका संबंध पृथ्वी की सतह की संरचना से होता है, उसका अध्ययन वांछनीय ही नहीं आवश्यक सा हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भूपृष्ठ की रचना सामग्री यानी जो चट्टाने हैं, जिसे शैल कहते हैं, यानी जो भू आकृति विज्ञान की जो रचना सामग्री है, रचना सामग्री उसे क्या कहते हैं? रचना सामग्री को क्या कहते हैं? शैल, या फिर इसी को चट्टान कहते हैं, यानी शैलों को ही चट्टाने कहते हैं। तो अब फिर स्थल रूपों का जो स्वभाव को समझने के लिए कभी कभी सैद्धांतिक भूगर्भ शास्त्र का भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पर्वत निर्माण की क्रिया, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गहरा संबंध है, और इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना भी अनिवार्य होता है। विस्तार और आकार की दृष्टि से भूतल के उच्चावचों को विस्तार और आकार की दृष्टि से भूतल के उच्चावचों को 3 प्रमुख भागों में या 3 वाणियों में विभाजित किया गया है। तो विस्तार और आकार के आधार पर जो भू आकृति विज्ञान के जो उच्चावच हैं, तो भू आकृति विज्ञान के उच्चावच को क्या किया गया है? 3 प्रमुख वाणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो पृथ्वी के उच्चावच है, जो पृथ्वी के उच्चावच को क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र स्थल कहते हैं। केंद्र स्थल यानी जो भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र स्थल है, यानी जो केंद्र है वो क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले उच्चावच। तो विस्तार और आकार की जो आधार पर क्या किया गया है कि पृथ्वी के उच्चावच को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो जिसमें पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसको इंग्लिश कहेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आते हैं, यानी इसमें जो क्या आता है कि महासागरीय बेसिन, और क्या आता है कि महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म है, जो महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म यानी जिसको उच्चावच वगैरह कहते हैं। प्लेटफॉर्म क्या मतलब? स्थल। तो जो महाद्वीपों का स्थल है उसी को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत क्या आता है? महासागरीय बेसिन और फिर महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म। तो इन सब को अध्ययन किया जाता है। इन दोनों का मिलन स्थल जो है यानी महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म का जो मिलन स्थल है वो है महाद्वीपीय किनारे। यानी जो महाद्वीपीय किनारा है, जैसे यहाँ पर देखिए महाद्वीप, यहाँ पर क्या है? महासागरीय बेसिन है, जैसे इसमें भी उच्चावच पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिलन स्थल है वो क्या है? ये महाद्वीपीय जो किनारे हैं, जो महाद्वीप का जो किनारा है वो क्या है? महाद्वीपीय किनारे क्या है कि मिलन स्थल है। किनारे जो महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म का मिलन स्थल है। महाद्वीपों और महासागरों का जो विन्यास है वो क्या है कि अभी वर्तमान में स्थिर है, परंतु पृथ्वी के लंबे अतीत में इनके रूप, विस्तार और जो भौगोलिक स्थिति है उसमें परिवर्तन हुए हैं। अब जो दूसरा है, ये तो पहला हो गया प्रथम श्रेणी के उच्चावच, और दूसरा जो है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच।
द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसको कहेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत जो महाद्वीपों पर जो पर्वत पठार स्थित होते हैं, पर्वत पठार, उन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर। और इसमें महासागरों में भी जो उच्चावच होते हैं, यानी जो महासागरों में भी जो गर्त वगैरह होते हैं, जैसे महासागरों में क्या होते हैं, गर्त वगैरह होते हैं, गर्त और कटक होते हैं, और आदि, जो इन सब का अध्ययन जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावचों के निर्माण में, इसके निर्माण में, यानी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के निर्माण में जो पटल विरूपण, आंतरिक बल जो है, आंतरिक बल जैसे पटल विरूपण या फिर जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, वो क्या है, उसका मतलब महत्व है। जैसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में के निर्माण में किसका ज्यादा महत्व है, तो आंतरिक बल जो है, पटल विरूपण और जो ज्वालामुखी क्रिया है, उसका अत्यधिक महत्व है। यद्यपि जो कुछ मैदानों तथा पठारों का निर्माण अपर्दन द्वारा भी होता है, इन्हें रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। यानी जो कुछ मैदाने हैं, जैसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कुछ जो मैदाने हैं, कुछ मैदाने, तो इन सब का निर्माण किससे होता है, तो अपर्दन की क्रिया से, अपर्दन की क्रिया द्वारा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। इसे रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं। और तीसरा जो है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी इसको कहेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर। रिलीफ फीचर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो द्वितीय श्रेणी और जो प्रथम श्रेणी है, जिस पर जो पर्वत पहाड़ वगैरह, यानी जो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जो द्वितीय श्रेणी के जो स्थल रूप है, उस पर जो सूक्ष्म स्थल रूप जो विकसित होते हैं, सूक्ष्म स्थल रूप, यानी जैसे नदी घाटियां, या फिर जो सूक्ष्म स्थल रूप जैसे नदी घाटियां और जो प्रपात वगैरह होते हैं, प्रपात और पुलीन, एस्कर और ड्रमलिन इत्यादि, जितने भी जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के जो तृतीय श्रेणी के स्थल रूप है, जैसे महाद्वीप या फिर जो पर्वत पठार, उन पर जितने भी सूक्ष्म स्थलाकृतियां बने होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है तृतीय क्षेत्र के, यानी तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। तो इसका निर्माण जो है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण जो बाह्य बल द्वारा होता है, यानी जो बाह्य बल लगते हैं उसके द्वारा होता है, यानी इसका निर्माण बाह्य बल द्वारा होता है, बाह्य बल द्वारा होता है। बाह्य बलों का काम क्या है कि
जितने भी जो पर्वतों यानी जो आंतरिक बलों द्वारा विषमताएं उत्पन्न होती हैं स्थलों पर, जो विषमताएं उस पर जो विषमताएं हैं, विषमताएं जैसे ये देखिए, ये जो बन रही हैं थोड़ी बहुत, जो मतलब कि विषमताएं जो उत्पन्न होती हैं उसको क्या करता है बाह्य बल, यानी जो अपर्दन क्रिया द्वारा या फिर मृदा सर्पण क्रिया द्वारा, जो अपर्दन क्रिया द्वारा या फिर मृदा सर्पण क्रिया द्वारा क्या करता है कि आंतरिक बलों द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं उसको कम करने में यह सहायता करता है। ये जो बाह्य बलों को क्या कहा जाता है कि विनाशात्मक जो स्थल रूप है उसकी संज्ञा दी जाती है। यानी जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जो नदी घाटियां हैं, जो मतलब कि इसके निर्माण में जो सहायता करती है, और नदी घाटियां या फिर जो मृदा सर्पण है जिसको अपर्दन कहते हैं, अपर्दन, और जो हिमानी है, हिमानी और फिर सागरीय तरंगों द्वारा क्या होता है कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण होता है। तो भू आकृति निर्माण में यानी भू आकृति विज्ञान में तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का ही जो विशेष महत्व होता है। तो यहाँ तक तो समझ गए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भू आकृति विज्ञान के विकास पर होगा, भू आकृति विज्ञान का विकास। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो ये तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और जो अगला टॉपिक होगा भू आकृति विज्ञान के विकास पर होगा, तो उसमें हम समझेंगे कि भू आकृति विज्ञान कैसे बना, भू आकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, भू आकृति का जो निर्माण कैसे हुआ, तो ये सब जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।